नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बड़ी खबर पर आपसे बात करनी है और ऐसी खबर जो राजनीतिक हलकों में काफी तहलका मचा रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है? क्या प्रधानमंत्री अब तक के अपने जीवन काल के सबसे कठिन दौर से गुजरने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री की अपनी पारी अब वो पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के बाद भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की बागडोर अपने पास नहीं रख पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी पार्टी को एकजुट रखने में नाकामयाब हो जाएंगे? प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ गया है। मित्रों, राजनीतिक हलकों में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारी उठापटक होने की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो पूर्ण रूपेण, अगर आप कह सकते हैं कि अनुशासित पार्टी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस अनुशासन को कायम रखने में संघ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन इस बार संघ और भारतीय जनता पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? मित्रों, ऊपर से देखने से तो लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन संघ इस बार कुछ बड़ा सोच रहा है। मोदी जी भी बड़ा सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सोच रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कह रहे हैं कि भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में वो देखना चाहते हैं और उसकी वो नींव रख रहे हैं, और उसके लिए वो अलग अलग तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। सभी राज्यों को वो भारतीय टीम के रूप में देखते हैं, भारत की टीम के रूप में देखते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वो भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में देखते हैं और वो खुद को कैप्टन कहते हैं। होना भी चाहिए। केंद्र सरकार में वो प्रधानमंत्री हैं, मंत्रियों के बीच भी वो प्रधान हैं और राज्य के मुख्यमंत्रियों पर उनका सीधा नियंत्रण है। इसलिए इस लिहाज से अगर वो भारत के कैप्टन हैं और वो ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में 2025 में 2013-14 का वक्त लौट आया है। क्या टग ऑफ वॉर बीजेपी के अंदर शुरू हो गया है? अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि ऊपर से जितना आपको सामान्य दिख रहा है स्थिति, उतना सामान्य नहीं है। एक एक घटना इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बहुत सामान्य नहीं है। और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी पारी खेल ली है। वो ये चाह जरूर रहे हैं कि वो अपनी पारी को एक्सटेंड करते रहें, लेकिन एक सफल क्रिकेटर के रूप में, एक सफल प्लेयर के रूप में अंदर ही अंदर उनके मन मस्तिष्क में भी ये बात चल रही है कि शायद 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद हमें अब दूसरों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। अब लड़ाई दूसरों के लिए रास्ता तैयार करने की ही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं रास्ता तैयार करना, दूसरी तरफ संघ चाह रही है रास्ता तैयार करना। संघ के अपने तरीके हैं राष्ट्र निर्माण के, संघ के अपने तरीके हैं संगठन निर्माण के, मोदी जी के अपने तरीके हैं राष्ट्र निर्माण के और संगठन निर्माण के। अब देखना यही है कि संघ और मोदी जी के तरीकों में कोई सामंजस्य हो पाता है या दोनों के तरीके अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं और अलग अलग रास्ते पर कौन किसको मात देता है,
यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले ही यह काम हो जाना चाहिए था, लेकिन कार्यकाल को विस्तार दिया गया। किसके कार्यकाल को? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को लोकसभा तक एक्सटेंड किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद यह बात हुई कि जो कुछ भी अब सफलता असफलता जो भी कहें, तीसरी बार बीजेपी ने सरकार जरूर बनाई, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन 330 से 240 पर आंकड़ा आकर के सिमट गया। और इसे पार्टी के अंदर भी और अपोजिशन तो इसे इस तरह से कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया। अगर विपक्ष के जुबान में कहें तो 240 सीट पाकर के भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, और जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो शतक भी नहीं लगा पाई। महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, उस गठबंधन में जो महाविकास अघाड़ी कहें महाराष्ट्र की भाषा में, या महागठबंधन कहें जनरल इलेक्शन की भाषा में, उसकी जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, वो सैकड़ा के आंकड़े को भी नहीं छू सकी, 99 पर आउट हो गई। फिर भी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, और उन्होंने मोदी जी को हरा दिया। मोदी जी अब बैसाखी पर डिपेंडेंट हैं। किनकी बैसाखी पर? तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर, और उधर महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की बैसाखी पर, उस तरीके से और अन्य लोगों की बैसाखी पर वो अब टिके हुए हैं। ये विपक्ष का नैरेटिव है, और बहुत हद तक ये नैरेटिव सही भी है। आज अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार या एकनाथ शिंदे अलग हो जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में केंद्र में नहीं रहेगी और अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन ये जो अलायंस था, इसलिए कहा जा रहा है कि ये मोदी की जीत है, बीजेपी की सफलता है, क्योंकि ये एनडीए पोस्ट इलेक्शन नहीं बना, एनडीए प्री इलेक्शन बना, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे चुनाव के पहले से पार्टनर थे और सॉलिड पार्टनर रहे। इसीलिए बिहार में तो कहा जाता है कि जो 11 सांसद जीत करके आए नीतीश कुमार के, वो सभी सांसद नरेंद्र मोदी के हैं। अगर नरेंद्र मोदी का साथ नहीं मिलता तो 2 या 3 सीट पर जेडीयू सिमट जाती। तो पूरी की पूरी सफलता मोदी जी के ही कोटे में जाती है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार चाह करके भी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकते हैं, और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि हमसे जो गलती हो गई वो हो गई, अब हमारी गलती नहीं होगी, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। एक नहीं, कई मौकों पर नीतीश कुमार ने इस बात की पुनरावृत्ति की है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मोदी जी के ही साथ रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू को मालूम है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, इसलिए बेहतर है कि ऐसी पगडंडी को पकड़ के चलें जिसमें उनकी सरकार अभी तत्काल स्थायी रहे। केंद्र से उन्हें बहुत बड़े आर्थिक पैकेजेस की आवश्यकता आने वाले दिनों में पड़ेगी, और वो नरेंद्र मोदी ही उनको मुहैया करा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू को अपने आंध्र प्रदेश के विकास की पड़ी हुई है, और वो उसी के विकास में लगे रहना चाहते हैं। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू भी कोई धोखा देने की स्थिति में नहीं है और ना ही देंगे। सॉलिड गठबंधन है। एकनाथ शिंदे तो पूरी तरह से मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े ही हैं, और मोदी जी के और अमित शाह जी के बहुत चहेते भी हैं। तो इस प्रकार से जो एनडीए का जो अपना अलायंस है वो रॉक सॉलिड है, और यही एनडीए का रॉक सॉलिड अलायंस मोदी को एक तरफ मजबूती भी देता है, और दूसरी तरफ ये भी एहसास कराते रहता है कि मोदी जी आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक नहीं लगा सकी, मतलब अपने तई पूरी तरह से जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी का जो आंकड़ा था 272 का जादुई आंकड़ा, वो बीजेपी नहीं छू पाई। और इस प्रकार से जिसको कहते हैं कि जिसकी उपयोगिता एक प्रकार से न के बराबर रहने देने की जो बात थी चंद्रबाबू नायडू की या नीतीश कुमार की या एकनाथ शिंदे की, वो नहीं हो पाई, और उन तीनों की उपयोगिता बहुत बन गई बीजेपी के लिए। अब ये एक तरह से मोदी जी की हार है, और पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इसे हार मानते हैं, इसे हार कबूल करते हैं, और इस सबका सेहरा उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा फोड़ा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहां तो 73 सीट थी,
और कहां घट के आप 30-40 के आंकड़े पर आ गए, 40 के अंदर आ गए, सिमट गए। बहुत बड़ी हार हुई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, और तब से लेकर के आज तक वो खाई पटी नहीं है। अब जो ताजा वाकया है मित्रों, वो 2 दिन पहले का है। उत्तर प्रदेश में ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, 60,000 पुलिस वालों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला। उसके लिए निमंत्रण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, गृह मंत्री को निमंत्रण देने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया, और उसकी तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर आप सबने देखी होगी। लेकिन जब यहां से योगी जी वापस लौटे हैं तो एक विज्ञापन आया। उस विज्ञापन में योगी जी की तस्वीर है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। नियुक्ति पत्र बंटवारे का जो इवेंट है उसके चीफ गेस्ट आदरणीय अमित शाह जी हैं, लेकिन उस इवेंट के जो विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से छापे गए, उस विज्ञापन में चीफ गेस्ट का तस्वीर नहीं था और नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। अब यहीं से यह मामला तूल पकड़ा कि ऐसा कैसे हुआ। खुद अमित शाह को आमंत्रण देने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से चलकर दिल्ली आए। उन्होंने आमंत्रण दिया कि आपके हाथों ही नियुक्ति पत्र का बंटवारा उत्तर प्रदेश में हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस आमंत्रण को अमित शाह जी ने स्वीकार भी किया, लेकिन उसी आमंत्रण के, उसी बंटवारे के इवेंट का जो विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन में अमित शाह जी का चेहरा नहीं था। चेहरा 2 ही लोगों का था, एक योगी आदित्यनाथ का और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इन दोनों के चेहरे के रहने में विज्ञापन में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जीक्यूटिव हेड हैं। आप एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं। दोनों का उन्होंने विज्ञापन के हिसाब से दोनों का सटीक तस्वीर जाता है विज्ञापन में, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जिस इवेंट की मुख्य अतिथि कोई और हो, इन दोनों के अलावा न तो योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि हैं, ना ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं, ना तो मुख्यमंत्री ना ही प्रधानमंत्री। मुख्य अतिथि हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, और केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों ही नियुक्ति पत्र का बंटवारा होना है। फिर उस विज्ञापन में अमित शाह जी की तस्वीर का होना अवश्यंभावी हो जाता है। क्या ये मिस्टेक था? क्या ये गलती थी उत्तर प्रदेश सरकार की? क्या योगी जी से ये भूल हो गई? अब राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे हैं कि योगी जी से ये भूल नहीं हुई है। असल में योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय अमित शाह जी, इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा है, और ये राजनीतिक हलकों में है, हर व्यक्ति को मालूम है, सबको पता है। लास्ट लोकसभा का चुनाव का जो एडवर्स रिजल्ट आया, उसमें जिम्मेदारी थोपने की बारी आई। केंद्र से अमित शाह जी का जो ग्रुप है वो कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ, और उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समर्थक कह रहे हैं कि अमित शाह जी के ही पास सारा चार्ज था। जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी के ही पास उत्तर प्रदेश का भी सारा चार्ज था। उत्तर प्रदेश के भी चुनाव को वो दोनों बहुत करीब से देख रहे थे। टिकटों का बंटवारा जो हुआ उसमें अमित शाह जी की चली है, जेपी नड्डा जी की चली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की चली है। योगी आदित्यनाथ न 3 में थे न 13 में थे। ये योगी आदित्यनाथ के समर्थक कह रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने मजबूती से इस बात को रखा भी अलग अलग फोरम पे, लेकिन इसकी सूचना किसी को नहीं है। मतलब पब्लिक में आकर के योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये चुनाव अमित शाह जी की वजह से हम हार गए हैं, जेपी नड्डा जी की वजह से हार गए हैं, मोदी जी की वजह से हार गए हैं। ऐसा कभी कोई कह भी नहीं सकता है, भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो। सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी संस्कृति है कि हार का सेहरा वो सामूहिक रूप से लेते हैं, और इस संस्कृति की शुरुआत संघ ने बहुत पहले ही कर दी थी कि हार का सेहरा किसी व्यक्ति पर
नहीं थोपा जाता है। ये बात सही है कि जो कमांडेंट है, जो कमांड कर रहा है, जो कैप्टन है, कैप्टन जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि संगठन का एक एक कार्यकर्ता जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहना शुरू कर देता है कि साहब फला व्यक्ति की वजह से हम चुनाव हार गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत कम नेताओं की औकात है कि व्यक्तिगत अपने तरीके से ही वो सारा चुनाव जितवा दें। उसमें अगर आप कहें तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो अपने बल पर कई चुनावों को जितवाने की क्षमता रखते हैं और उन्होंने ये साबित भी किया है। तो नरेंद्र मोदी जो एक फेनोमेना है भारतीय जनता पार्टी में, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी में यह कहा जाता था कि वो उसमें चुनाव जितवाने की क्षमता होती थी, बहुत कैरिस्मेटिक लीडर थे, लेकिन उनको भी ये सफलता नहीं मिली जो नरेंद्र मोदी को मिली। जो स्ट्राइक रेट है वो ना तो आडवाणी को मिला ना ही वाजपेयी को मिला। तो आडवाणी वाजपेयी की जोड़ी के अतिरिक्त अगर कोई जोड़ी कामयाब रही अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्षों के इतिहास में, तो वो है सबसे बड़ी जोड़ी, आप कह सकते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। बहुत अच्छे वक्ता हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उतने अच्छे वक्ता नहीं हैं। फिर भी अमित शाह जी का जो अपना वैल्यू है, अपनी जो रणनीति है, चुनाव प्रबंधन की जो रणनीति है, चुनाव प्रबंधन का जो उनका स्किल है, वो अनपैरेलल है। और इसीलिए ये दोनों की जोड़ी लगातार सफलतम स्कोर बोर्ड पे लाके खड़ा कर देता है और हर मैच लगभग जीतते हैं। अगर एक लोकसभा के चुनाव को आप छोड़ दें, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसा उनका टीम जो इस प्रकार के निर्णय लेते हो जो आज तक इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं लिया कभी भी। गुजरात का उदाहरण आप लीजिए, आज विजय भाई रूपानी नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया प्लेन क्रैश में। विजय भाई रूपानी की सरकार को, संपूर्ण कैबिनेट को इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर बदल दिया और उसके बाद क्या नतीजा आया? थंपिंग मेजॉरिटी आई। आज तक गुजरात के इतिहास में वो रिजल्ट नहीं आया था जो पूरी सरकार को बदल देने के बाद आया। अब ये हिम्मत तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये हिम्मत कभी ना तो वाजपेयी कर सके ना ही आडवाणी कर सके। वाजपेयी आडवाणी परंपरागत राजनीति के पुरोधा थे, प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, ब्रूटल प्रयोग नहीं कर पाते थे कि नहीं आज हम इनको हटाते हैं तो हटाते हैं, इनको लाते हैं तो लाते हैं। इस तरह का नहीं था। वो गुडी गुडी व्यवहार जिसको कहते हैं कि नहीं आप भी खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, सब मिल करके चलिए, ऐसी रणनीति मोदी और अमित शाह की नहीं है। मोदी और अमित शाह हार्ड निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और वो निर्णय सफलतम भी रहा है, खाली सफल नहीं रहा है साहब, सफलतम रहा है। अब मैंने आपको जो उदाहरण दिया गुजरात के चुनाव का, गुजरात चुनाव से ठीक 6 महीना 7 महीना पहले विजय रूपानी की पूरी सरकार को बदलते हैं, पूरा कैबिनेट बदलते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद रिजल्ट ऐसा आए कि इतिहास में कभी गुजरात में उस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा ही नहीं। 80-90% स्ट्राइक रेट, इस तरह से सरकार बनी। हरियाणा में चुनाव के ठीक पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को हटा दिया और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसका नामो निशान नहीं था, और जो उनके अलाई थे, पार्टनर, वो नाराज हुए, बोला कोई बात नहीं। उन्होंने रिस्क लिया। सारे पॉलिटिकल पंडित ने एक तरह से घोषणा कर दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला चुनाव हो रहा था वो हरियाणा का हो रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अभी जो अग्नि परीक्षा खाली हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, अब जो आने वाला है उसमें, उसके लिए मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं कि लोकसभा चुनाव की एक प्रकार से डिमोरलाइज्ड हार के बाद हरियाणा का चुनाव आ रहा था और उसमें इस तरह का निर्णय लेना, आप अगर थोड़ा सा याद रखें, लोकसभा चुनाव के फौरन बाद केरल में संघ की एक बैठक हो रही थी और उसी संघ की बैठक में यह तय हो जाने वाला था कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बड़े आनंद फानन में केरल के संघ की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तब के और अभी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी पहुंचते हैं और खबर है ये
मुझे तो उन्होंने फोन नहीं किया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का संदेश लेकर के पहुंचे थे संघ के पास, और उनका यह कहना था कि आप इसमें इस तरह का कोई निर्णय मत करिए, क्योंकि संघ लोकसभा चुनाव के बाद मोहन भागवत की कुछ प्रतिक्रिया ऐसी आई थी जिससे लग रहा था कि संघ अब फ्रंट फुट पे पूरी तरह से खेलेगा। आज भी संघ फ्रंट फुट पर खेलने की बात कर रहा है, उस पर मैं अभी आता हूं। उस वक्त यह हो रहा था कि केरल के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होगी और वहां तय हो जाएगा। जेपी नड्डा साहब वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि अभी 2-3 चुनाव का हमें समय दे दीजिए, अभी हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, इसकी सफलता असफलता के बाद हम लोग तय कर लेंगे। संघ शायद इस बिंदु पर मान गया और वही हुआ। उसके फौरन बाद मोदी और शाह की, इसलिए मैं कहता हूं कि रणनीति देखिए, आज तक भारतीय राजनीति में इस तरह के कठोर निर्णय का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, कोई उदाहरण। इंदिरा गांधी को कहा जाता था कि वो कठोर निर्णय लेती थी, कई बार अपने मुख्यमंत्री को ब्रूटली वो एक प्रकार से किल करते थे, हटाते थे रास्ते से। लेकिन यहां ऐसी परिस्थिति में जो इंदिरा गांधी का वर्चस्व था, इंदिरा गांधी से तुलना नहीं की जा सकती है मोदी और शाह की। इंदिरा गांधी की अपनी पॉकेट की पार्टी थी वो। इंदिरा गांधी है तो कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है। इंदिरा गांधी है तो कांग्रेस है, इंदिरा नहीं है तो फिर कांग्रेस नहीं है। और ऐसा कांग्रेस में कई बार हुआ, कांग्रेस के कई गुट बने, सबके सब ढाक के तीन पात हुए। सारी पार्टियां जो कांग्रेस से टूट करके बनी वो सब ढाक के तीन पात हुए। भारतीय जनता पार्टी उस तरह की पार्टी नहीं है, यहां किसी की बपौती नहीं है, किसी खानदान का वर्चस्व नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को सर्वमान्य लीडर के रूप में स्थापित करना, सर्वमान्य लीडर का मतलब हुआ कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आदेश ऊपर में आया वो अक्षरशः नीचे तक पालन करवा पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और ये एक दिन में संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बड़े संघर्ष के बाद, आप कल्पना कीजिए कि पार्टी के अंदर कितनी टकराहटें होती हैं, अभी मैं जिक्र करूंगा उसका। उन सारी टकराहटों को एक प्रकार से नेस्त नाबूद करते हुए टॉप पोजीशन पे आकर के निर्णय लेना और उस निर्णय को अक्षरशः लागू करवाना बहुत बड़ी जद्दोजहद होती है। और मोदी और शाह इस जद्दोजहद में लगातार कामयाब हुए। हरियाणा में उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, चुनाव हुआ थंपिंग मेजॉरिटी से। आज तक हरियाणा में इतिहास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार की जीत का। 48 सीट ले आए, अविश्वसनीय जीत था। और उसके बाद महाराष्ट्र तो एक इतिहास है, आप जानते हैं। महाराष्ट्र में भी आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जब 132 सीट लेकर के थंपिंग मेजॉरिटी से, और 2-4-5 सीट ही पीछे रह गई, 144 सीट चाहिए था, 10-12 सीट पीछे रह गई, वरना वहां भी अपने तय सरकार बना लेती भारतीय जनता पार्टी। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो जो बात इतिहास में भारतीय राजनीति में नेहरू के जमाने में नहीं हुआ, इंदिरा के जमाने में नहीं हुआ, वाजपेयी आडवाणी के जमाने में नहीं हुआ, मोदी और शाह ने उसे साबित कर दिया। लेकिन अब वो वक्त आ गया है मित्रों, जहां शायद मोदी शरीर से तो ऊर्जावान है, लेकिन अब मोदी पर भी अंकुश लगाने का वक्त आ गया। और ये वक्त मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो एक बड़ी मंडली है जिसको आप संघ कहते हैं, संघ की तरफ से अब ये आ रहा है। उनको लग रहा है कि जिस रूप में मोदी जी और शाह जी पार्टी को चला रहे हैं वो लंबे समय तक कारगर नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े निशाने पर है। बिहार में तो आप देखिए कि बिहार में जीत होगी हार होगी ये कहना मुश्किल है, उत्तर प्रदेश सबसे निशाने पर है। क्यों? आज जून 2025 में आप बैठे हैं, फरवरी 2027 में वहां चुनाव होने हैं, तकरीबन 1.5 साल का वक्त बाकी है। 1.5 साल का वक्त उत्तर प्रदेश के लिए। क्यों मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश? 24 करोड़ की आबादी, पूरे यूरोप के बराबर का देश, इतना विशाल क्षेत्रफल, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डामाडोल हुई
तो बीजेपी के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोकसभा में स्थिति अपेक्षित नहीं रही है। एक इंपॉर्टेंट बात यह रहा कि लोकसभा की हार के बाद जो कश्मकश चला, जो रस्साकसी चली कि हार के लिए जिम्मेदार कौन है, योगी हैं, अमित शाह हैं, मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, कौन है, या संघ है, कौन है? तो मोटे तौर पर यह बात हुई कि नहीं, टिकटों के बंटवारे में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका थी, उसमें योगी की बहुत भूमिका नहीं थी। और योगी ने कहा कि अभी बाई इलेक्शन होना है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप मेरे हाथ में कमान दीजिए, हम आपको अच्छा स्कोर ला करके दिखाएंगे। वही हुआ। योगी को संपूर्ण रूप से मजबूत किया गया लोकसभा चुनाव के बाद। हो रही थी बात कि योगी को हटा दिया जाएगा, लेकिन योगी ने भी अंगद की तरह अपना पैर रख दिया और कहा कि ऐसे तो नहीं हटेंगे। जिस हार में हमारी कोई भूमिका नहीं है, आप उसका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ करके अगर हटाना चाहते हैं तो ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये सही भी था। योगी ने अपना कदम अंगद की तरह रखा। फिर योगी ने कहा कि अगर आप मेरा असेसमेंट करना चाहते हैं तो अभी उपचुनाव आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी मुझे देके देखिए, अगर उसमें भी मैं विफल हो जाऊं तो आप लोकसभा के चुनाव का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ सकते हैं। और वही हुआ मित्रों। विधानसभा के उपचुनाव में 9 सीटों पर चुनाव हुए और 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई। योगी ने अपना इकबाल सबके सामने साबित कर दिया। सिंगल हैंडेडली पार्टी लड़ती है चुनाव, लेकिन लीडरशिप मिली थी योगी को, और योगी ने ये कह करके सबके सामने अपनी बात रख करके कहा कि ये पूरी कमान मुझे दीजिए, मैं जैसे चलाना चाहता हूं मुझे चलाने दीजिए, और यही टेस्ट हो जाएगा हमारा। अगर मैं हार जाऊं तो लोकसभा के हार की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, और अगर मैं जीत जाऊं तो यह बात तय हो जाएगी कि लोकसभा के हार में हमारी कोई भूमिका नहीं है। और योगी ने इस बात को साबित कर दिया मित्रों। 9 में से 7 सीटें योगी निकाल के चले आए, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के सामने कोई विकल्प नहीं था। फिर इस बात को दबा दिया गया। कौन हराया, कैसे हारा, क्या हुआ, लेकिन इस बात को दबा दिया। अब वो स्थिति नहीं है मित्रों। अब उत्तर प्रदेश में एक नारा चल रहा है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और इस पीडीए के फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अनप्रेसिडेंटेड पहली बार अपने जीवन काल में इतनी सीटें आ गई, जैसा मुलायम सिंह के जमाने में भी नहीं आया था, तो उनको लगने लगा है कि ये पीडीए का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। लेकिन इस पीडीए के कॉम्बिनेशन को अयोध्या, बनारस और मथुरा, ये तीनों काउंटर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय संघ के लिए बना हुआ है। और यही एक कारण था कि इस इवेंट में, जो लास्ट इवेंट हुआ है जिसमें अमित शाह जी की तस्वीर नहीं छपी, और अमित शाह जी जब उस इवेंट में जाते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं योगी जी की, कोई शक नहीं है। ऐसा बिल्कुल सामने से दिखता है, हो सकता है कि नहीं भी हो, कि अमित शाह और योगी के बीच में कोई टकराहट है, सामने से बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण है। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा आम है, इसलिए अगर मैं ये कहूं कि नहीं नहीं कोई टकराहट नहीं है तो ये ठीक बात नहीं होगी। टकराहट तो है, और टकराहट अगर मान लीजिए तो स्वस्थ प्रतिद्वंदिता तो है। टकराहट नहीं तो स्वस्थ प्रतिद्वंदिता मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में ये एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता है योगी और अमित शाह जी के बीच में, यही मान करके चलते हैं। लेकिन अमित शाह ने उसी इवेंट में केशव प्रसाद मौर्य को प्रिय मित्र कहा, और ये जो प्रिय मित्र का संबोधन था, ये संबोधन असहज करने वाला है किन्हें? योगी गुट को, कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रिय मित्र क्यों कहा जा रहा है। अब मोदी और अमित शाह जान रहे हैं कि इस देश में जो ओबीसी पॉलिटिक्स का उभार है उसे कैसे काउंटर किया जाए, उसको कैसे खेद किया जाए, उसको कैसे हराया जाए,
क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी राहुल गांधी घूम घूम करके ओबीसी पॉलिटिक्स, उन्होंने तय कर लिया है कि एक वर्ग जो हमें वोट नहीं दे रहा है और वो भाजपा की तरफ चला गया है, तो उसे अपना दुश्मन ही बना लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो उसे दुश्मन मान के चल रहा है, कोई बात नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, इनको मालूम है कि अकलियत का वोट इन्हें नहीं मिलता है, तो एक प्रकार से इन्होंने भी उनको दुश्मन मान लिया है। ऊपर से नहीं है, लेकिन वो मान के चलते हैं कि ये पॉलिटिकल राइवल है, इनके वोट की हमें दरकार नहीं है, इनसे हमें वोट नहीं चाहिए। तो लड़ाई दो ध्रुव पर है, एक तरफ कमंडल है और दूसरी तरफ मंडल है। तो क्या 1990 की बात दोहराई जाएगी? आने वाले 2029 में इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं लग रही है, दूर दूर तक नहीं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टॉलवर्ट लीडर नहीं है जो इस हद तक जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए गा रहे हैं और उनको एक खास वर्ग के वोट का कोई वोट की जरूरत नहीं है, ऐसा वो संदेशा दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे भारतीय जनता पार्टी को एक खास वर्ग के वोट की जरूरत नहीं है, ऐसा वो संदेशा देते रहते हैं, और वो वर्ग भी इन्हें वोट देता नहीं है, लाख मनोबल कर ले। अब ये जो उत्तर प्रदेश का जो पीडीए का फॉर्मूला है, उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल समीकरण है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत बड़ा असर डाल रही है। अब यही पशुपेश की स्थिति है संघ के लिए, और इसी को मोदी और शाह अपनी मजबूती मान रहे हैं। अब देखना है कि 11 साल बीत गए हैं मोदी को केंद्र में रहते हुए। मोदी को अपना कार्यकाल पूरा करना है 2029 तक। मोदी ने ही यह फार्मूला बनाया था कि 76 के बाद सबको रिटायर हो जाना चाहिए, कम से कम उच्च पद पर नहीं रहना चाहिए। 26 में वो 76 के हो जाएंगे। तो क्या 26 में 76 के होने के बाद मोदी अपने किसी दूसरे साथी के लिए रास्ता छोड़ देंगे? ऐसा होने वाला है? लगता नहीं है। मोदी अपने लिए कुछ नया रास्ता बना लेंगे, अपने लिए संशोधन भी करवा लेंगे, और पार्टी की हैसियत नहीं है कि इसका विरोध करें। लेकिन तब जब मोदी इस पोजीशन में पहुंचे, उसके पहले ही एक चेकमेट दिया जा रहा है, और चेकमेट है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। कल जब उत्तर प्रदेश में इवेंट हो रहा था, उसी वक्त संघ की एक बैठक हो रही थी नागपुर में, और नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत सारे नेता संघ कार्यालय में मौजूद थे, उसी जगह जहां कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे मोहन भागवत जी से मिलने के लिए। मित्रों, बार बार टर्म बढ़ाया जा रहा है। पहले हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र किया गया, नहीं हुआ। महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव के बाद ये पहलगाम का अटैक हो गया, उसकी वजह से टल गया। पहलगाम का भी अटैक अब एक प्रकार से सेटल डाउन हो गया है। तो एक अभी बोइंग क्रैश की खबर आ गई है, वो भी इतने दिनों से चल रही है। 250 लोगों से अधिक, 265 लोगों से अधिक की मौत हुई है। अभी देश उसमें है उलझा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना हुई है, संजय जोशी का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। संजय जोशी जो आजकल कहते हैं कि उन्होंने मोदी जी के सामने सरेंडर कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी आपकी दुश्मनी थी, आपने हमसे दुश्मनी का निर्वाह किया, हमको एक प्रकार से निष्कासन का जीवन जीने के लिए मजबूर किया और हम निष्कासित ही रहे एक प्रकार से। लेकिन अब तो आपने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, आपने अपनी पारी खेल ली, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री, अब क्या दुश्मनी है? अब मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूं? तो यह कहा जा रहा है कि मोदी और संजय जोशी के बीच में कुछ ट्रूस हो गया है। अब ये वही बता सकते हैं, दोनों बता सकते हैं। लेकिन मैं जिस खबर की तरफ आपको इशारा कर रहा हूं वो खबर है संजय जोशी की कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जन्मदिन मनाया गया और पहली बार संजय जोशी के जन्मदिन में हजारों लोग आए और ये जन्मदिन दिल्ली में मना, और ये पेशानी पर बल देने के लिए काफी है वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व को।
ये यूं ही नहीं हुआ है। संजय जोशी के बर्थडे पे दसियों हजार लोग आ जाएं, ये मुमकिन नहीं है। संजय जोशी एक्टिव रहते हैं संगठन में, आज भी वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। उनकी अपनी हैसियत के हिसाब से जितनी मदद वो कर सकते हैं अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं की, वो कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। उसमें कभी उन्होंने विराम नहीं किया। संगठन के बहुत बड़े योद्धा माने जाते हैं। लेकिन संगठन को अमित शाह ने भी खूब ठीक से चलाया, मोदी ने भी ठीक से चलाया, परवान पे चढ़ा दिया इन दोनों ने। और इसीलिए कहते हैं कि अगर सफल हो रहे हैं, लगातार स्कोर कर रहे हैं, फिर आपकी आलोचना नहीं हो पाती। अगर आलोचना होती भी है तो उसको लोग सुनते नहीं है। तो संजय जोशी हो सकता है कि बहुत अच्छे संगठन करता हो, लेकिन सफलता तो मोदी और शाह के नाम है, तो मोदी और शाह की तूती बोल रही है। अब लेकिन संघ चाह रहा है कि अगर मोदी और शाह के जमाने में पार्टी केंद्रित हो गई है, व्यक्ति आधारित राजनीति गरमा गई है, व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है, तो संघ इस स्थिति को बहुत अच्छी स्थिति मानने के लिए तैयार नहीं है। संघ का कहना है कि हमारा अप्रोच तो सामूहिक संगठन में रहा है, हमारा नेतृत्व तो सामूहिक नेतृत्व का रहा है। इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया, यहां पर अलग अलग कमिटियां बनाई और सारी कमिटियां मिलकर के, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक चलन है, अध्यक्ष के पद पर चुनाव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं चुनाव? इसलिए कि अगर चुनाव होगा तो उसी दिन से गुटबाजी शुरू होगी, और जब गुटबाजी शुरू होगी तो पार्टी एक संगठन के रूप में आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक जो हारेगा वो जीते हुए के खिलाफ काम करेगा, जीता हुआ जो गुट है वो हारने वाले गुट को एक प्रकार से नेस्तनाबूद करना चाहेगा, और इस तरह से पार्टी का नुकसान होगा। इसीलिए फॉर्मूला अपनाया गया है कि जो भी विरोध हो, कुछ भी हो, कमरे के अंदर हो, कुछ लोगों के बीच हो, लेकिन कंसेंसस ही बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो। कंसेंसस की फिलॉसफी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, चुनाव की फिलॉसफी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई। इसीलिए अब ये कंसेंसस बिल्ड करने की बात हो रही है, लेकिन यहां तो कमान एक प्रकार से खिंची हुई है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली करना नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो गुट है वो अब पार्टी पर अपना वर्चस्व अब कायम करना चाहता है। उनका तर्क है कि भाई इन्होंने अपनी पारी खेल ली है, इनको आपने मौका दिया है, दूसरे को मौका देना चाहिए। अब तक इन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया। अगर विजय भाई रूपानी की सरकार को हटाया तो फॉर्मूला यही था कि दूसरों को भी हम जगह देते हैं, तो इनको भी उसी फॉर्मूला पर चलना चाहिए। आपने खट्टर को हटाया तो आपने यही फॉर्मूला दिया कि हमने दूसरों को जगह दिया। आपने शिवराज सिंह चौहान को हटाया तो आपने यही तर्क दिया कि हमने दूसरों को जगह दिया। आपने वसुंधरा राजे को हटाया तो यही तर्क दिया कि हमने दूसरों को जगह दिया, और सामान्य कार्यकर्ताओं को आप पार्टी के बड़े बड़े पदों पर लाने के लिए प्रचलित हुए, और इसकी बड़ी प्रशंसा भी हुई, थोड़ी बहुत आलोचना भी हुई, लेकिन बड़ी प्रशंसा हुई कि मोदी और शाह जो हैं पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर पूरी पार्टी मोदी और अमित शाह के ही पीछे लगी रह गई तो फिर ऐसे लोग जो व्यक्ति पूजा के लोग नहीं हैं, सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करते हैं, संगठन में भरोसा करते हैं, विचारधारा में भरोसा करते हैं, और वो व्यक्ति में भरोसा नहीं करते हैं। व्यक्ति के साथ वो चलते जरूर हैं, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ राजनीति उनकी नहीं रही है, तो क्या उनका स्कोप बीजेपी में खत्म हो गया? लड़ाई यहां है, लड़ाई विचारों की है कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति को भारतीय जनता पार्टी अगले आने वाले 100 वर्षों तक, 50 वर्षों तक, 25 वर्षों तक, 10 वर्षों तक चलाएगी, या सामूहिक नेतृत्व की दर्शन को लेकर के पार्टी अगले 50-100 वर्षों तक आगे बढ़ेगी। इसलिए पार्टी सिर्फ आज के दिन में नहीं सोच रही है, पार्टी सोच रही है आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के लिए कि संगठन कहां होगा। अगर हमने व्यक्ति केंद्रित संगठन का निर्माण कर दिया तो जो सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिकता का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा, और जिस दिन ये दो व्यक्ति हटे उस दिन पार्टी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी चिंता संघ की यही है, और ये कोई बुरी चिंता नहीं है।
इसीलिए ये वक्त मोदी और शाह के लिए 2013 का नहीं है। उस वक्त मोदी और शाह को खेलने का मौका मिलना था। इस वक्त मोदी और शाह को खेलने का मौका मिल चुका है। अब जिन्हें मौका नहीं मिला है वो क्लेमेंट बन रहे हैं, वो अपना दावा ठोक रहे हैं, उनकी दावेदारी पेश की जा रही है और दावेदारी सामने से नहीं, पिछले दरबारे से हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी ने 2013 में अंगद की तरह पैर जमा दिया और कहा कि आडवाणी आए ना आए, अगर संजय जोशी आएंगे तो मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, जिद ठान ली मोदी ने। आडवाणी के बगैर भी, संजय जोशी के बगैर ही, आडवाणी के बगैर भी और संजय जोशी के तो बगैर ही मोदी ने जिद ठानी और पार्टी ने इसको स्वीकार किया, संघ ने इसे स्वीकार किया और मोदी की बात चली, मोदी को जिम्मेदारी दी गई, मोदी सफल हुए। मोदी एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 3 बार कामयाब हुए और मोदी ने अपना स्किल साबित किया। कैसे किया, नहीं किया, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सफल जब हो जाते हैं तो फिर सफलता के कोई सारे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आपको देना पड़ता है श्रेय और मोदी उस जिम्मेदारी को ले रहे हैं। अब लेकिन जिनका उस वक्त बुरा वक्त हो गया था, जिनके बारे में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था, इसी दिल्ली में, इसी हस्तिनापुर में षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र की वजह से वो खेल से बाहर हो गए। अब उनका कहना है, उनके समूह का कहना है कि साहब आपने उनको दे दिया वक्त, हम लोग चुप रह करके सुनते रहे, काम करते रहे, हमें भी तो वक्त मिलना चाहिए, हमें नहीं तो किसी और को दीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा कि अनइंटरप्टेड उनकी बात चलती रहेगी। फिर संघ की उपादेयता क्या है, फिर संघ की उपयोगिता क्या है, फिर कौन सा हमारा ये मातृ संगठन, किस बात के आप मातृ संगठन है, ये टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है। इसीलिए मित्रों, मोदी के लिए ये 2013 से भी कठिन दौर आ रहा है। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है, वो ये तय कर देगा भारतीय जनता पार्टी की आने वाली दिनों की राजनीति की दिशा, कि बीजेपी किस करवट बैठेगी। बीजेपी के नए चेहरे ये साबित कर देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में चलेगी। अगर ऐसे ही कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा आ गया तो समझ लीजिए कि पार्टी फिर से उसी रास्ते पर चलेगी। और अगर कोई मजबूत चरित्र का और सामूहिक नेतृत्व रखने वाला कोई चरित्र आता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी और शाह जो विरासत देके गए हैं उसको शायद वो आगे बढ़ाएं। अब वो कितना आगे बढ़ाएंगे, वोलेटिलिटी जो पॉलिटिक्स की होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसमें आप देखें कि 13-14 साल का पिछला जो 11 वर्ष का वक्त बीता है, उसके बहुत सारे समीकरण को मोदी और शाह ने कभी हावी होने नहीं दिया और लगातार उस पर वे सफल होते रहे और ये सत्ता को मजबूती के साथ और पार्टी को भी, संगठन को भी मजबूती के साथ बनाए रखा। लेकिन जो संगठन आपको मोदी और शाह की निगाह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है, दूसरे लोगों की निगाह से उन्हें वो संगठन कमजोर दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये मोदी और शाह के लिए तो मजबूत है, लेकिन पार्टी के बृहत्तर हित के लिए और पार्टी के भविष्य के लिए नुकसानदेह है। अब ये जो विचार का टकराहट है, इसमें जीत किसकी होती है, यही परीक्षा की घड़ी है और यही सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है नरेंद्र मोदी की, सबसे बड़ी। अमित शाह तो बाद में आते हैं, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी और शाह के पसंद का हुआ तो मान के चलिए ये उसी पैटर्न पे चलेगी पार्टी जिस पैटर्न पे पिछले 11 वर्ष से चल रही है। अगर अमित शाह और मोदी की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ तो सरकार के ऊपर अंकुश लगना तय है, तय है। और इसीलिए संघ को आप हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे संघ कुछ नहीं है, वो तो कागजी शेर है, उसको कौन पूछता है, मोदी जो चाहेगा वही होगा।
अमित शाह जो चाहेंगे वही होंगे, ऐसा नहीं है। संघ कागजी शेर नहीं है। संघ वाकई में संघ है, वहां व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए संघ का टॉप टू बॉटम एक अप्रोच चलता है और बॉटम टू टॉप एक अप्रोच चलता है। उस अप्रोच के एक प्रकार से बहुत मास्टर खिलाड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहें तो संघ है। और संघ में यह मंथन चल रहा है कि और कितना लंबा इन दोनों बैट्समैन को दिया जाए और कितना लंबा ये खेलेंगे। अब देखना यह है कि ये दोनों बैट्समैन ये साबित करने में रह गए कि साहब हमने टेस्ट भी जिता दिया, वनडे भी जिता दिया, आईपीएल में भी हमने बहुत बढ़िया खेला है, अब आप हमें 29 तक और 29 के बाद तक की जिम्मेदारी दे दीजिए। मुश्किल है मित्रों, और इसीलिए बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। बार बार साल 2 साल से टलता जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस बार संघ और एक और समूह जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कब चयन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जब भी चयन होगा बड़ी अग्नि परीक्षा से नरेंद्र मोदी को गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि पार्टी टूट जाएगी, ऐसा नहीं, पार्टी टूटेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने आपको कहा, कि अनुशासन की मिसाल है पूरी दुनिया में। इतनी बड़ी पार्टी अनुशासन के ही सहारे चल रही है। तो पार्टी में जो टूट की बात अगर आप इधर उधर कहीं सुनते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। एक आध दो व्यक्ति हो सकता है नाराज होकर के इधर जाएं उधर जाएं, जैसा आपको याद होगा कि उमा भारती छोड़ करके चली गई थी। बल्लाथ मजूद जी के साथ क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। गोविंदाचार्य भी छोड़ करके चले गए थे, लेकिन वो सब छोड़ के गए, वो हाशिए पर चले गए। गोविंदाचार्य का कुछ नहीं हुआ, उमा भारती को वापस बीजेपी में आना पड़ा। तो ये लोगों ने देखा है, इसलिए बीजेपी टूटेगी इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। नाराजगी, मान मनोवल, इसका खेल चलता रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि मोदी और शाह के लिए अभी का वक्त उतना सहज नहीं है जितना सहज सामने से दिखता है, या जो मीडिया की रिपोर्टिंग होती है कि मीडिया में नहीं नहीं सब कुछ मोदी जी, सब कुछ मोदी जी, सब कुछ अमित शाह जी। इतना सरल, इतना सहज नहीं है। अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, पार्टी टूटेगी बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विदा लेने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसे शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।